हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। आज हम अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड का यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर लेंगे। जो हम एंटी मलेरिया ड्रग पढ़ रहे थे उसमें हमने क्विनोलिन्स, बाइगोनाइट्स, एंडाइहाइड्रोटाइजिन्स और मिसलिनियस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेसिकली आपके टोटल 4 ड्रग है, लेकिन चारों ड्रग के अंदर आपके क्या है, क्लासिफिकेशन है। इसका मतलब क्या है, जो आपकी पायरीमेथामाइन वो दूसरी क्लास की ड्रग है, और जो आपकी आर्टिसनेट आर्टिमेथर ये दूसरे क्लास की ड्रग है, और जो आपकी एटोवाक्योन है ये भी आपकी क्या है, एक दूसरी कैटेगरी की ड्रग है। तो सिंपली हमको कैटेगरी वाइज पढ़ना। जैसे अगर मैं आपको बताऊंगा पायरीमेथामाइन के, तो ये 2,4 डाइहाइड्रोक्विनोन के अंतर्गत में आएगी। आर्टिसोनेट के बारे में बताऊंगा तो ये जो ड्रग आपकी है आर्टिमीसिया के अंदर आएगी। उसके बाद एटोवाक्विनोन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो 1,4 डाइहाइड्रोक्विनोन के बारे में हम वहां पे बात करेंगे। तो इसी प्रकार से हम पहले थोड़ा सा मिसलिनियस में थोड़ा हम ये देख लेते हैं कि हमको किस किस टाइप के हमको देखने हैं, किस किस टाइप के एंटी मलेरिया ड्रग हमको पढ़नी है इसके अंतर्गत। उसके बाद हम आते हैं अपनी ड्रग के ऊपर। तो सबसे बेसिकली जो हमारा जो मेन टॉपिक क्या है वो है एंटी मलेरिया ड्रग। और इसमें जो हमारी जो 4-5 ड्रग दी गई है, इनके 4-5 ड्रग किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं इसको हम पहले जान लेते हैं। तो जो हमारी पहली ड्रग आई है उसको क्या बोलते हैं, पायरीमेथामाइन। ये जो है आपकी 2,4 डाई एमाइनोपायरिमिडीन्स कैटेगरी की है। और जो आपकी आर्टिसोनेट आर्टिमेथर है वो एंटीबैक्टीरियल सस्क्वेटरपिन। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देना चाहता हूँ कि सस्क्वेटरपिन्स क्या होती है। आपको ऑलरेडी मैंने फार्माकोग्नोसिस सेकंड में जब मैं आपको सिग्मिक एसिड पाथवे एसीटेट पाथवे बता रहा था, तो एसीटेट पाथवे में आपको आइसोप्रीन की एक यूनिट मिली थी। उस आइसोप्रीन की यूनिट को जब हम 1-2 यूनिट जोड़ लेते तो हमारा क्या हो रहा था, मोनोटर्पिन्स बन जा रहा था। और जब उसको हम 3 यूनिट, इसका मतलब क्या, टोटल 15 कार्बन कर ले रहे थे, तो हमारा क्या बन रहा था, सेस्क्वेटरपिन्स बन रहा था। वही यहाँ पर आया हुआ कि ऐसे एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक जिसके अंदर सेस्क्वेटरपिन्स की रिंग लगी होती है, साथ में लैक्टोन की भी रिंग लगी होती है, उनको हम क्या बोलेंगे, आर्टिसोनेट या आर्टिमेथर। और इसका हमको ऑब्टेन कहां से होता है, आर्टिमीसिया एन्यूटा से होता है, जो कि ऑलरेडी हम फार्माकोग्नोसी में और हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किए थे। लेकिन हमको आज मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमको इसकी केमिकल स्ट्रक्चर, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसके स्ट्रक्चर के बारे में की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और आपका जो नेक्स्ट कैटेगरी की ड्रग आती है वो 1,4 नेप्थाक्विनोन, जिसके अंदर आपका एटोवाक्विनोन आता है। देखिए यहाँ पर आपके 3 कैटेगरी की ड्रग थी, लेकिन मिसलिनियस करके आपके सिलेबस में केवल एक ही कैटेगरी, केवल मिसलिनियस डाल दिया गया है। लेकिन आपको कैटेगरी वाइज पढ़नी है, जिसकी वजह से अगर उस कैटेगरी में और कोई ड्रग आती है या फ्यूचर में चल के अगर आप किसी मास्टर डिग्री में जाते हैं तो आपको मिसलिनियस टाइप के ड्रग देखने को नहीं मिलेंगे। आप सिंपल सा यूज करेंगे कौन सा, यही क्लासिफिकेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज की जो पहली ड्रग है वो कौन सी है, 2,4 डाई एमाइनोपायरिमिडीन से सबसे पहले जो ड्रग आई आएगी प्राइमेथामाइन या पायरीमेथामाइन। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि 2,4 डाई एमाइनोपायरिमिडीन्स है क्या और इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो सब बेसिकली हमारे एमाइनोपायरिमिडीन होते हैं, जो कि क्या होते हैं, इनके अंदर पायरिमिडीन न्यूक्लियस पाया जाता है। अब पायरिमिडीन न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो ऑलरेडी आपने प्यूरिन पायरिमिडीन की सिंथेसिस बायोकेमिस्ट्री में देखी होगी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा होगा, वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और एक चीज और होता है यहाँ पर क्या, कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 पोजीशन पे यहाँ पे जो हमारा कार्बन होता है वो सब्स्टिट्यूट कर जाता है किसके, NH2 के साथ। तो सिंपल सा अगर 2,4 डाई एमाइनोपायरिमिडीन्स का अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है तो सिंपल सा स्ट्रक्चर ये है। आप सिंपल सा देख सकते हैं कि आपका जो दूसरी पोजीशन और यहाँ पर आपकी जो चौथी पोजीशन, देखिए आप चाहे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें तो 1-2 दूसरी पोजीशन पे, 3 चौथी पोजीशन पे आपका क्या जाएगा, NH2, मतलब दूसरी और चौथी पोजीशन मतलब कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 4 पे आपके कौन से ग्रुप है, एमाइनो ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसलिए इसको बोला गया 2,4 डाई एमाइनो। 2,4 डाई एमाइनो का मतलब क्या हो जाएगा, दूसरी और चौथी पोजीशन में हमारा क्या है, डाई मतलब 2 एमाइनो ग्रुप जुड़े हुए हैं। और साथ में अगर आप पूरे रिंग के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये आपकी किसकी रिंग है, पायरिमिडीन की रिंग है। तो ये होते हैं 2,4 डाई एमाइनो पायरिमिडीन, ठीक है ना। जिसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सिंपल सा होता है, जैसे सल्फा मेथाक्साजोल का होता है, वो क्या करता है, डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से आपको हाइड्रोफोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आगे आपकी टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, उसके बाद पायरिमिडीन प्यूरिन की सिंथेसिस, डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो पाती है, उसी को ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। तो जो हमारी इसके अंतर्गत ड्रग आती है वो आती है पायरीमेथामाइन। और ये जो पायरीमेथामाइन होती है यूज की जाती है पैरासाइट, उन पैरासाइट के लिए जो क्लोरोक्विन से रजिस्ट कर गए हो। इसका मतलब क्या है, जैसे आपको प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ने वायरस ने मतलब पैरासाइट ने आपके बॉडी के
अंदर इंजेक्ट हो गया या इंजेस्ट हो गया तो उसके बाद क्या करेगा, वो अपना साइकिल चलाएगा। साइकिल चलाने के बाद क्या होगा, वो अपना रेप्लिकेशन करेगा। रेप्लिकेशन के बाद अपने जो सिंपल सा बोलो जनसंख्या होगा उसको बढ़ाएगा कि आपके बॉडी के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से हावी हो सके। लेकिन आपसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो क्लोरोक्विन होती है वो रेजिस्ट कर जाती है कुछ हमारी एंटी मतलब मलेरिया के पैरासाइट से, जैसे हमने प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के बारे में बात किया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में बात किया। तो ये सारे जो हमारे मतलब जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, क्लोरोक्विन को रेजिस्ट कर जाते हैं। तो रेजिस्ट करने का मतलब क्या है, उसको विरोध करते हैं और उसको क्या करते हैं, पंप आउट करके बाहर निकाल देते हैं। और जब पंप आउट करके इनको बाहर निकाल देंगे तो उसका जो भी एक्शन होगा वो हिमेटिन से हीमोजोन कन्वर्ट होते रहेंगे और उनके लिए नॉन टॉक्सिसिटी फैलती रहेगी। और जब उनके लिए नॉन टॉक्सिसिटी रहेगी तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसी कंडीशन में हम जो ड्रग यूज करेंगे उसका क्या नाम है, पायरीमेथामाइन। तो हम क्लोरोक्विन को अल्टरनेटिव हम पायरीमेथामाइन भी दे सकते हैं। अब इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बात करें तो इसका सिंपल सा मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है कि इसके अंदर कार्बन 12 और हाइड्रोजन आपके टोटल 13। उसके बाद यहाँ पर आप 13 कर लीजिए, क्लोराइड आयन आपके 1 मतलब नाइट्रोजन आइटम आपके टोटल 4 यहाँ पे पाए जाएंगे। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 248.7 ग्राम पर मोल होता है। अब इसके हम केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। सिंपल सा अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि 2,4 डाई अमाइनो पायरिमिडीन्स की रिंग यहाँ पे पहले लगी हो तो आप सिंपल सा इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले आप इस एथाइल ग्रुप को छोड़ दीजिए, आप इस क्लोरोबेंजीन ग्रुप को छोड़ दीजिए या फिर क्लोरोफेनाइल ग्रुप को छोड़ दीजिए। पहले आपको कंसंट्रेट किस पे करना है, इस वाली रिंग पे करना है। तो आप सिंपल सा देख सकते हैं कि अगर ये दोनों NH2 हटा देना है तो ये किसकी रिंग है, पायरिमिडीन्स की रिंग है। और हमने चौथी पोजीशन पे और दूसरी पोजीशन पे क्या लगा दिया, हमने अमाइनो ग्रुप लगा लिया। तो ये हमारी कौन सी कैटेगरी की आ गई, 2,4 डाई अमाइनो पायरिमिडीन्स की आ गई। तो सबसे पहली बात ये आपको स्ट्रक्चर वेरीफाई हो गया कि ये हमारा क्या है, 2,4 डाई अमाइनो पायरिमिडीन्स की है। इसका मतलब क्या है, जो पायरीमेथामाइन है वो आपकी 2,4 डाई अमाइनो पायरिमिडीन्स के अंतर्गत में आती है। उसके बाद हमने क्या किया, इसकी मेटा पोजीशन पे हमने क्या लगा दिया, एक एथाइल ग्रुप लगा दिया और हमने एक क्लोरोबेंजीन, या अगर हम इसके साथ में स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं, अगर इसके साथ को हटा देते हैं, मतलब अगर हम यहां से हटा देते हैं तो हमारा क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। लेकिन हम इसके साथ में जोड़ देते हैं तो यहां पर एक CH2 यहां पर और ले लेगा। अब जब हम जानते हैं कि बेंजीन के रिंग में अगर एक CH2 के साथ एक Cl होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम सिंपल सा फेनाइल बोलते हैं या बेंजाइल बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसका नॉमिनेशन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, देखिए मैंने आपको अभी जस्ट बताया 2 दूसरे और चौथे पोजीशन पे क्या है, 2 अमाइनो ग्रुप है। उसके बाद अगर आप गिनती यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, पांचवें कार्बन पे क्या है, आपका एक पैरा क्लोरोफेनाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो सिंपल सा आप देख सकते हैं ये पैरा पोजीशन पे ये आपका क्या है, पैरा पोजीशन का मतलब क्या हो जाएगा, ये पैरा पोजीशन क्लोरो पे लगा हुआ है या क्लोराइड आयन जो है आपके पैरा पोजीशन पे लगे, जिसकी वजह से क्या कहेंगे, पैरा क्लोरोफेनाइल, ठीक है ना। अब उसके बाद हम छठी पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे आपका एथाइल ग्रुप लगा हुआ है और पूरी जो रिंग का स्ट्रक्चर वो क्या है, पायरिमिडीन का रिंग का है। तो इसका मतलब इसका जो नॉमेनक्लेचर हम करेंगे 2,4 डाई अमाइनो 5 का मतलब 5 पोजीशन पे आपके पैरा क्लोरो फिनाइल 6 एथाइल पायरिमिडीन, इसका क्या हो जाएगा, नॉमेनक्लेचर या आयुपेशियन नेम हो जाएगा। अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल सा होता है कि ये डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से आपके डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो पाती। अब इसके अंदर अगर आपको जानना है तो आप हमारा फार्माकोलॉजी का वीडियो भी वहां पर देख सकते हैं। वहां पर मैंने आपको एंटीबायोटिक के बारे में और यह मैंने आपको शुरुआत में ही इसके बारे में बताया कि ये कैसे काम करती है, जब हम सिफेलोस्पोरिन पेनिसिलिन वगैरह पढ़ रहे थे तब। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक मतलब जो हमारी पायरीमेथामाइन है, इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या है कि हम इसको ओरल रूट से लेते हैं। हाफ लाइफ इसके लगभग 4 दिन के करीब में होती है, लगभग 96 घंटा। और इसकी जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो 87%, इसका मतलब क्या है, ये काफी इफिकेशियस है, इसलिए इसका हाफ लाइफ जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसका मतलब 96 घंटा है। इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में होता है और इसका एक्सक्रीशन होता है वो स्लो यूरिनेशन के द्वारा होता है, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। या तो अगर फीकल मटेरियल के द्वारा निकलेगा तो जल्दी से एलिमिनेट हो जाएगा, अगर यूरिनेशन के माध्यम से निकलेगा क्योंकि हाफ लाइफ ज्यादा है इसलिए यूरिनेशन के द्वारा ये स्लोली निकलेगा। उसके बाद हमारी एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें तो इसमें सबसे मतलब कॉमन एडवर्स इफेक्ट है, जैसे कि अगर हम हाई डोज ले लेते हैं तो हो सकता है। सबसे पहला क्या है, हीमेटोपाइसिस। हीमेटोपाइसिस का मतलब क्या है कि जो आपकी आरबीसी है, जो आपके हीमोग्लोबिन है, उसमें क्या सकता है, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, वो कमी आ सकती है या डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। जो उसमें हीम है वो क्या कहता है, डिस्ट्रैक्ट हो सकता है।
उसके बाद स्किन रैशेस, हाइपर सेंसिटिविटी, एब्डोमेन पेन का मतलब पेट में दर्द, एट्रोपिक ग्लोसिस, इसका मतलब क्या है कि जो आपके जीभ में आप बोलते हैं ना कि छाला, छाला देखिए एक अलग चीज़ होती है छाला पड़ जाना, लेकिन आपके मसूड़े वगैरह पे देखते हैं कि आप एक छोटा छोटा छाला पड़ जाता है कहीं, मतलब एक एक मतलब थोड़ा थोड़ा दूर के मतलब 2-2 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पर आपके क्या होता है ओठ पे जीभ पे छाले पड़ जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं, उसी को बोलते हैं एट्रोफिक ग्लोसाइटिस। एंड उसके बाद हमारा डिजीनेस एंड हेडेक, इसका नॉर्मल साइड इफेक्ट है। अब इसके थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बात करें तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ऐसे पैरासाइट जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हो गया, वो क्या है क्लोरोक्विन को रजिस्ट कर जाता है, या आपका पैरासाइट हो गया, किसी भी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, ये भी आपको क्लोरोक्विन को क्या रजिस्ट कर जाता है। तो उस कंडीशन में हम इस ड्रग का यूज करेंगे, किसका, पायरिमेथामाइन का। एंड अदर यूज को तो इन द ट्रीटमेंट ऑफ द टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है ना, मतलब कहने का क्या है कि जब प्लाज्मा की टॉक्सिसिटी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो उसमें भी हम इसका यूज करते हैं कि फ्री रेडिकल्स बने, उसके बाद ये हमारा क्या हो, सिंपल सा ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट ड्रग आती होती है एंटीबैक्टीरियल सेस्क्यूट्रेपिन, या इसको आर्टिमिसिया एनुटा के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसको हम आर्टिमिसिया डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आर्टिमिसिया डेरिवेटिव के ड्रग का नाम बताइए तो आप सिंपल सा बोल देंगे आर्टिसुनेट आर्टिमेथर, जो कि आपके सिलेबस में मिसलिनियस एंटी मलेरिया के अंतर्गत रखा गया है। तो ये जो ड्रग होती है आपको कहां से मिलती है, आर्टिमिसिया एनुटा से मिलती है, या एनुआ भी बहुत जगह लिखा रहता है। और इफेक्टिव होती है किसके ट्रीटमेंट में, क्लोरोक्विन सेंसिटिव। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं हूं, मुझे मलेरिया हो गया, मैंने क्लोरोक्विन खाया, लेकिन क्लोरोक्विन खाने के बाद क्या हुआ कि जो वो क्लोरोक्विन है मेरे ऊपर वो क्या करते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोल दिया। सिंपल सा बोले कि क्लोरोक्विन की मेरे ऊपर क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दे रही है, तो इस केस में हम एज ए अल्टरनेटिव ड्रग यूज कर सकते हैं, किसको, आर्टिमिसिनिन को। एंड रेजिस्टेंस ऑफ द प्लाज्मोडियम, इसका मतलब क्या है, जो क्लोरोक्विन के रेजिस्ट कर जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको जस्ट बताया, उसमें भी एज ए अल्टरनेटिव ड्रग हम इसमें यूज कर सकते हैं। अब इसके रिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कोगनोशी में मैंने इसका स्ट्रक्चर जो है ब्रीफली डिस्कस किया हुआ कि क्या क्या होता है, हम यहाँ पर सिंपली डिस्कस करते हैं। सिंपल सा आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर एक सेस्क्यूटेरपिन की रिंग लगी हुई है। सेस्क्यूटेरपिन कितनी होती है, आइसोप्रीन की 3 यूनिट मिलकर क्या बनती है, सेस्क्यूटेरपिन बनती है। और जो ये आपका है, ये आपका इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल ग्रुप है। तो सिंपल सा जो इसका जनरल स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से है। उसके बाद जो इसमें पहली ड्रग आती है क्या, आर्टिसुनेट आती है। जो आर्टिसुनेट आती है मार्केट में अवेलेबल होती है सोडियम साल्ट के द्वारा और हेमिसक्सिनेट ईस्टर में। हेमिसक्सिनेट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको सिफेलोस्पोरिन और टेट्रासाइक्लिन, या जब आपको टेट्रासाइक्लिन का मैं आपको सिफेलोस्पोरिन का मैं आपको जब बता रहा था, और साथ में टेट्रासाइक्लिन में भी मैंने आपको बताया था कि हेमिसक्सिनेट होते क्या है। तो ऐसे 2 कार्बन मतलब जो एक रिंग के अंदर जो 2 ऑक्सीजन जो एक रिंग के एजेंट प्रेजेंट होते हैं, उनका डायरेक्शन जो दोनों अलग अलग होता है, उनको क्या बोलते हैं, हेमिसक्सिनेट ईस्टर बोलते हैं या हेमिसक्सिनेट ऑक्सीजन बोलते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है हेमिसक्सिनेट है, क्यों, क्योंकि इसके रिंग के अंदर हमारा जो 2 ऑक्सीजन है ये हमारा डिस्ट्रक्ट है। इसका मतलब क्या है, अलग अलग रूट पे है, यहां से हमारा आसानी से क्लीवेज हो सकता है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, हेमिसक्सिनेट ईस्टर है। उसके बाद हम बात करें ईस्टर, तो यहाँ पर आपका कुल मिलाकर यहाँ पे COCr, यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, ईस्टर ग्रुप लगा हुआ है, साथ में आपका क्या है, सोडियम साल्ट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बात करें तो कार्बन 19, हाइड्रोजन 28, ऑक्सीजन 8 पाए जाते हैं। मॉलिक्यूलर वेट इसका 384.42 ग्राम पर मोल होता है। तो ये थी आपकी आर्टिसुनेट। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो सिंपली ये जो हमारे देखिए ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, फेरस होता है। अब जब हमारा ब्लड के अंदर पैरासाइट आया तो आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन 2 पार्ट में होता है, एक हीम में होता है कि एमाइनो एसिड में होता है, जो कि मैंने आपको क्लोरोक्विन में बताया था। अब जो ये हीम होगा ये क्या करता है, फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। मतलब कब बनाएंगे, जब सब्स्टिट्यूट लैक्टोज, इसका मतलब क्या, जो आर्टिसुनेट है वो आपके हीम से जाकर के मिलेंगे तो ये बनाएंगे फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, मैंने आपको हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में जब मैं आपको फ्लेवोनाइड फिनोलिक कंपाउंड बता रहा था, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बताया था मैंने, तो वहां पे मैंने इसको ब्रीफ में डिस्कस किया था कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। फ्री रेडिकल्स ऐसे एजेंट होते हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, पैरासाइट होते हैं, उनको खाने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये फ्री रेडिकल्स बना देंगे एज ए किसके रूप में, ऑक्सीजन एंड कार्बन के रूप में, जो क्या करेंगे, पैरासाइट के ऊपर अटैक करेंगे और उनको खत्म करने का काम करेंगे। तो इसका जो सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि ये क्या करते हैं, फ्री रेडिकल बनाते हैं, और जो फ्री रेडिकल होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल सा जो पैरासाइट्स होते हैं उनको खाने का काम करते हैं।
हैं, खा करके खत्म कर देते हैं, मेटाबोलाइज कर देते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी से एलिमिनेट भी कर देते हैं। उसके बाद इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हम ओरल भी ले सकते हैं, IM मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के तौर पे, एंड IV का मतलब क्या है, हम IV रूट से या इंट्रावेनस रूट से भी इसको ले सकते हैं। हाफ लाइफ के बारे में बात करें तो इसके 45 मिनट हाफ लाइफ होती है। उसका इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में, और एक्सक्रीशन जो होता है इसका फीकल मटेरियल एंड यूरिनेशन दोनों के द्वारा होता है। अब इसके एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें तो नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ द एपेटाइट का मतलब क्या है, भूख कम लगना, एंड ब्रेडिकार्डिया, एबनॉर्मल ECG में भी आपके एबनॉर्मलिटी आ सकती है, जिसकी वजह से आपको एरिथमिया, टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया वगैरह की समस्या हो सकती है। तो ये क्या था आपका ADR। इसका जो यूज है, जो आगे ड्रग आर्टिमेथर के बारे में पढ़ेंगे उसमें हम इसके यूज के बारे में देखेंगे। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट ड्रग आती है आर्टिमेथर। जो आर्टिमेथर होती है वो आपकी डाईहाइड्रो आर्टिमिसनिन का क्या होता है, मेथाइल ईस्टर होता है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर हमने क्या देखा था कि हमारे पास रेडिकल्स बन रहे थे, वहाँ पे हमारे दूसरे ईस्टर ग्रुप चल रहे थे सोडियम साल्ट के साथ, लेकिन यहाँ पर हमारे सोडियम साल्ट के साथ कोई ईथर ग्रुप या ईस्टर ग्रुप नहीं लगा होगा, यहाँ पे सिंपल सा मेथाइल ईथर का ग्रुप लगा होगा। आप सिंपल सा इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ROR, इसका मतलब क्या, ये ईथर ग्रुप है, और साथ में आपका क्या लगा है, मेथाइल ग्रुप लगा, इसके लिए बोलते हैं क्या, मेथाइल ईथर हो जाएगा। और डाईहाइड्रो आर्टिमिस, इसका मतलब क्या है, 2 हाइड्रो ग्रुप यहाँ पे लगे होंगे। तो जो हमारा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो कार्बन 16, हाइड्रोजन 26 और ऑक्सीजन 5 होती है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 298.37 ग्राम पर मोल होता है। इसका स्ट्रक्चर से जैसे हमने अभी देखा था, बात किया था आर्टिसोनेट के बारे में, उसी प्रकार से होता है। बस हमारा यहाँ पे जो कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन की जो रिंग थी वहाँ पे हमको चेंज करके ईस्टर की जगह हमने मेथाइल ईथर लगा दिया। इसके फार्माकोकाइनेटिक एस्पेक्ट के या प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इसको हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है या तो ओरल रूट से ले सकते हैं या तो इंट्रामस्कुलर रूट से ले सकते हैं, IV रूट से इसको नहीं ले सकते हैं। इसका हाफ लाइफ जो होता है वो 3 से 10 घंटे होता है। मेटाबॉलिज्म इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि वो लीवर के माध्यम से होता है और जल्दी ही ये हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। एक्सक्रीशन इसका यूरिनेशन के माध्यम से होता है। अब इसके थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बात करें तो इफेक्टिव अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, मतलब कहने का क्या है कि जो हमारी क्लोरोक्विन के सेंसिटिविटी होती है, रेजिस्टेंस होते हैं, उनके प्रति क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। एज ए अल्टरनेटिव हम यूज कर सकते हैं क्लोरोक्विन के। जैसे हमको क्लोरोक्विन की कोई हाइपर सेंसिटिविटी है तो इस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, आर्टिमेथर या आर्टिसोनेट यूज करेंगे। ये मैंने आपको शुरुआत से ही बताते आ रहा हूं जब मैंने शुरुआत किया था एंटीबैक्टीरियल सब्स्टिट्यूटेंट्स के बारे में। उसके बाद जो भाई इसमें नेक्स्ट कैटेगरी आती है 1,4-नेफ्थाक्यूनोस। इसका मतलब क्या, हमारी नेफ्थलीन की रिंग होगी और साथ में इसके क्यूनोस रिंग वहां पे प्रेजेंट होंगी। तो अगर आप इस 2 और ऑक्सीजन को हटा दें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, नेफ्थलीन की रिंग हो जाएगी। लेकिन हमारा नेफ्थोक्यूनोस है तो हम पहली पोजीशन और चौथी पोजीशन पे हम क्या लगा देंगे, 2 हम कीटोन ग्रुप लगा देंगे या कार्बोनिल ग्रुप लगा देंगे, जिसकी वजह से उसको क्या बोलेंगे, 1,4-नेफ्थोक्यूनोस बोलेंगे। ये इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर जो ड्रग आती होती है इटोवाक्यून आती है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है कार्बन 22, हाइड्रोजन 19, एक क्लोराइड और उसके साथ में ऑक्सीजन 3 लगे होते हैं। अब इसके हम मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करें तो 366.8 ग्राम पर मोल इसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। आप सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या है, नेफ्थोक्यूनोस की रिंग है, साथ में आपका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और आपकी एक साइक्लोहेक्सेन और साथ में बेंजिल क्लोराइड या फेनाइल बेंजिल की हमारी यहाँ पे रिंग अटैच्ड है। तो ये हमारी क्या होता है, एटोवाक्यूनोन होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ डिफरेंट तरीके से होता है बाकी की सभी एंटी मलेरिया ड्रग के तरीके से। तो सबसे पहले यूबिक्विनोन के बारे में आपको जानना होगा। यूबिक्विनोन हमारा आल्सो नोन एज कोई एंजाइम Q10 जो क्या करता है कि जो पैरासाइट्स वगैरह होते हैं उनमें जो रेस्पायरेशन होता है उसको स्टिमुलेट करता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो हमारी एटोवाक्विनोन होती है यही क्या करती है, यूबिक्विनोन को रिडक्टेज को क्या कर देती है, हमारा सीधा सा इनहिबिट कर देती है। और जब उसको इनहिबिट करेगी क्योंकि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए थे, रेस्पायरेशन के लिए, तो हमारे रेस्पायरेशन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि वो सांस नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से उनके बॉडी के अंदर मतलब पैरासाइट्स के अंदर हमारी ऑक्सीजन नहीं जाएगी। और जब पैरासाइट्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो रेप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे, और जब रेप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे तो अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करेंगे और धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो डेथ होते चले जाएंगे और आपका जो भी मलेरिया से इन्फेक्टेड थे वो वहां पे ठीक हो जाएंगे। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात करें तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल होता है। इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। हाफ लाइफ इसके 2 से 3 घंटे। एक्सक्रीशन इसका फिकस मटेरियल के द्वारा होता है। सॉरी, हाफ लाइफ इसका 2 से 3 दिन होता है और बायोएबिलिटी इसकी पुअर होती है क्योंकि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के करीब में जाकर के या उससे
उससे पास होकर के क्या होता है, ये अपने आप को डिग्रेडेट कर देता है। अब इसके एडवर्स सेक्शन के बारे में बात करें तो डायरिया, वॉमिटिंग, हेडेक, रैशेस, फीवर इसके क्या है, कॉमन साइड इफेक्ट या एडवर्स सेक्शन है। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें, यूज इन द मलेरिया विद कॉम्बिनेशन अदर ड्रग, जैसे आप क्लोरोक्विन यूज करते हैं या आप अल्टरनेट यूज कर रहे हैं या कोई भी ड्रग आप यूज कर रहे हैं जो कि मलेरिया में यूज की जा रही है, क्यूनिन सल्फेट हो गया, पामाक्यून हो गया, प्रामाक्यून हो गया, कोई भी ड्रग है उसके कॉम्बिनेशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंड लाइन के ड्रग होती है किसमें, जो आपकी पैराजीरोविका, एंटी गोंडिया के जो एड्स के वायरस मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के जो आपके वायरस होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं, उनके अगेंस्ट भी ये क्या है, इफेक्टिव है, एज ए सेकेंड लाइन ड्रग यूज की जाती है। इसका मतलब क्या है, उसके साथ में इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आज आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 होता है कंप्लीट। नोट्स आपको वेबसाइट के माध्यम से अपलोड करा दी जाएगी विद इन द 48 आवर्स। तब तक के लिए आप बने रहिए, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे। शुरुआत करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड यूनिट की, या हम शुरुआत करेंगे हर्बल केमिस्ट्री की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।